सम अप करके हमने ध्यान प्यूरिफाई द क्रूड सिंथेटिक प्रोडक्ट। क्रिस्टलाइजेशन का मकसद ये होता है कि आप लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में केमिकल्स प्रिपेयर करते हैं, उन्हें प्यूरिफाई कैसे किया जाए। उसके लिए हमने एनालिस्ट किए थे कि 7 स्टेप्स हैं। अगर किसी कंपाउंड में क्रिस्टल्स बनाना हो तो उसमें 7 स्टेप्स हमने पढ़े थे। नंबर 1, पहले आप सॉल्वेंट चूज करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी। सॉल्वेंट चूज करते हुए 3 बातों का ख्याल। उसके बाद हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस सैंपल का हम सॉल्वेंट में बनाते हैं। थोड़ा सा सैंपल लेके उसमें सॉल्वेंट डाल के गर्म करते हैं ताकि वो डिसॉल्व हो जाए और प्रेफरेबली इम्प्योरिटीज उसमें डिसॉल्व ना हो। फिर हमने उस सोल्यूशन को, गर्म सोल्यूशन को फिल्टर किया था और हमने कहा था कि फिल्ट्रेशन के दौरान क्रिस्टल्स नहीं बनने चाहिए। अगर फिल्ट्रेशन के दौरान क्रिस्टल्स बनने का अंदेशा हो, जैसा कि आप शदीद सर्दी में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन के दौरान ही वो ठंडा हो जाता है, फिल्टर पेपर के ऊपर ही क्रिस्टल बनना शुरू हो जाती है। उसके लिए हमने कहा था कि हॉट वाटर फनल यूज किया, उसे हमने फिल्टर किया था। बेसिक इसमें प्रिंसिपल ये है कि इम्प्योरिटीज अगर इनसॉल्युबल होंगी तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर रेजिड्यू के तौर पर रहेंगी और कंपाउंड सैंपल जिसके आप क्रिस्टल बना रहे हैं फिल्ट्रेट। और लास्ट स्टेप हमने जो पढ़ा था वो था उस फिल्ट्रेट को मॉडरेट रेट पे कूल करें। आज का लेक्चर शुरू हो रहा है ऑब्टेनिंग क्रिस्टल। तो वो जो फिल्ट्रेट आपने हासिल किया है, that filtrate is cooled at a moderate rate to get medium size। बहुत रैपिड कूलिंग भी नहीं करनी कि आप उसमें बर्फ डाल दें या बर्फ में रखें या फ्रीजर में रखें, ये भी गलत है। और बहुत स्लो कूलिंग भी नहीं करनी तो उसे आप गर्म पानी के बाद में रख दें और पहले पानी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो और फिर उससे मॉडरेट रेट रूम टेम्परेचर करें। अभी देखने में पूछा जाए कि रैपिड कूलिंग करने का क्या ड्रॉबैक है और बहुत स्लो कूलिंग करने का क्या है। तो अगर आप बहुत रैपिड कूलिंग करेंगे तो उसमें बाद हमारे पास सॉलिड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर सा बन जाए, वो बड़ी बड़ी क्रिस्टल बनेगी। रैपिड कूलिंग से मोस्टली हमारे पास सॉलिड्स बन जाते हैं, प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। और अगर आप बहुत स्लो कूलिंग करते हैं तो बड़े बड़े क्रिस्टल। अभी आपसे भी पूछे कि बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनने का क्या नुकसान है। ये नहीं कि आप ये कह रहे हैं बड़े क्रिस्टल होंगे तो खाना मुश्किल, इतने बड़े नहीं होंगे जो खाना मुश्किल होता है। बड़े क्रिस्टल्स का डिसएडवांटेज ये है कि एक तो बड़े साइज के क्रिस्टल्स होंगे उसमें सॉल्वेंट निस्बतन ज्यादा मौजूद है और उनको ड्राई करने में वक्त ज्यादा लगेगा। और दूसरे जब सॉल्वेंट उसमें ज्यादा मौजूद होगा तो उस सॉल्वेंट में जो चीज के मौजूद होने का भी इस्तेमाल है। आप इसे यूं सोचें कि जैसे एक बारीक कपड़ा आप धोके खुश्क होने के लिए लटकाते हैं तो बारीक कपड़ा, मलमल का कपड़ा
बड़ी जल्दी पुष्ट हो जाता है क्योंकि उसमें पानी बहुत कम जस्ट। लेकिन अगर आप कंबल धोगे, बहुत मोटा कंबल उसे धो के लगाए तो उसमें पानी ज्यादा होगा तो उससे खुश्क होने में वक्त भी ज्यादा। सेम इज द केस होती है अगर बहुत बड़े साइज के, लार्ज साइज के क्रिस्टल्स हैं तो उनको ड्राई करना भी मुश्किल होगा और उसमें सॉल्वेंट और उसमें मौजूद इम्प्योरिटीज लीक होने का भी अनुमान है। इसलिए हमेशा एमसीक्यू में पूछा जाता है कूलिंग कैसे करनी चाहिए, तो जवाब है मॉडरेट रेट की कूलिंग। वैसे भी इस्लाम में भी कहते हैं कि इसमें म्याना रखने के तैयार कभी मुफ्त नहीं, तो यहाँ पे भी ध्यान ना रहे, ना बहुत स्लो ना बहुत फैक्ट। अब आपके पास क्रिस्टल आ चुके हैं और फिल्ट्रेट जो है उसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज में भी मौजूद हो। आपने फिल्टर करके क्रिस्टल हासिल कर लिए, आपके लिक्विड बच गया एंड मुमकिन है कि उस लिक्विड में अभी भी कुछ सैंपल मौजूद, कुछ कंपाउंड अभी प्रॉपर्ली क्रिस्टलाइज ना हुआ और वो जो फिल्ट्रेट आपके पास आया, एक दफा आपने क्रिस्टल हासिल कर ली, फिल्टर करके ब्रूश क्रूसिबल से या सिंगल ग्लास क्रूसिबल से या आम फिल्टर क्रिस्टल हासिल कर दिए, फिल्ट्रेट आ उस कंपाउंड सैंपल अभी भी मौजूद, उसे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, उस फिल्ट्रेट को थोड़ा गाढ़ा करें। कैसे गाढ़ा करें? सैंपल और डालें, उसको थोड़ा गर्म करें, इवेपोरेट करें सॉल्वेंट को, थोड़ा सॉल्वेंट में इवेपोरेट होगा और वो सॉल्यूशन थोड़ा कंसंट्रेट हो जाएगा, उसको फिर से कूल होने रखें एंड मुमकिन है उसमें और क्रिस्टल दैट इज कॉल्ड सेकंड क्रॉप ऑफ। एक दफा क्रिस्टल हासिल करने के बाद फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करें बाय इवेपोरेशन और उसको ठंडा होने रखें, कूल होने रखें, तो some more crystals may be open. That is called second crop. और कभी आपसे पूछे what is advantage of second crop? It increases efficiency of crystallized product amount आपके पास ज्यादा हासिल हो, वो जो बचा कुचा सैंपल फिल्ट्रेट में चला गया उसको भी increases efficiency। अब आपके पास क्रिस्टल्स आ चुके हैं, कैसे आए हैं एक दफा जरा फिर सारे प्रोसेस को चेंज कर ले ताकि नेक्स्ट स्टेप पढ़ने से पहले की जो स्टेप्स हमने किए हैं वो जहन में हो। हमने सैंपल जिसके क्रिस्टल को नाम दिया उसमें सूटेबल सॉल्वेंट हमने डाला, तो गर्म किया। गर्म करना इसलिए जरूरी है कि ठंडे सॉल्वेंट में सैंपल हल नहीं होता। कभी आपके ध्यान में आएगी अगर ठंडे सॉल्वेंट में सैंपल हल होते तो फिर क्या करें, तो फिर इसका मतलब है आपने सॉल्वेंट गलत यूज कर। तो ठंडे सॉल्वेंट में आपने सैंपल को डाला, वो हल नहीं होगा, उसे गर्म किया, सैंपल डिसॉल्व हो गया, इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल रही, उसे फिल्टर कर लिया, इम्प्योरिटीज रेजिड्यू के तौर पर रह गई फिल्ट्रेट में सैंपल। अब उस फिल्ट्रेट को हमने मॉडरेट रेट पे कूल किया, और कूल करने के नतीजे में उसमें क्रिस्टल्स बने, सक्शन फिल्ट्रेशन के जरिए हमने फिल्टर किया। कोशिश की जाती है कि फिल्ट्रेशन के दौरान मैक्सिमम सॉल्वेंट उसमें से निकाल लिया जाए विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप।
या अगर क्रिस्टल बहुत हार्ड हो, सख्त हो, उन्हें कॉर्क वगैरह से प्रेस करके भी सॉल्वेंट उसमें से निकाला जा सकता है। वो क्रिस्टल आपने हासिल कर। अब वो जो क्रिस्टल है, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, हाउ टू ड्रॉ क्रिस्टल। बहुत ज्यादा आसान है, तो ये पेपर में पूछा जाएगी क्रिस्टल्स को ड्राई करने के तरीके। तीन तरीके हैं, तीनों को पूछे जा सकते हैं और वैसे से कोई एक। इस टॉपिक का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है आप क्वेश्चन है, हाउ टू ड्राई क्रिस्टल्स को ड्राई करने के बुनियादी तौर पे तीन तरीके। एक, बाय प्रेसिंग बिटवीन की एब्रिविएशन में यूज किया जाता है, बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की दो तीन तहें लेके, दो तीन फिल्टर पेपर लेके उसके दरमियान क्रिस्टल रखें और उन्हें प्रेस करें। जब फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर के दरमियान क्रिस्टल्स को प्रेस करते हैं, सॉल्वेंट को फिल्टर पेपर एब्सॉर्ब कर लेता है, क्रिस्टल्स ड्राई होते हैं। क्योंकि फिल्टर पेपर पोरस होता है और पोरस चीजें सॉल्वेंट को एब्सॉर्ब। ये ऐसे ही है कि जैसे आप धोने के बाद तौलिए से कुछ करते हैं टिश्यू पेपर से, तो जैसे टिश्यू पेपर पानी को जस्ट करता है, तौलिया वगैरह पानी को जस्ट करता है, ऐसे ही फिल्टर पेपर सॉल्वेंट को एब्सॉर्ब कर लेगा, क्रिस्टल ड्राई हो। क्रिस्टल को खुश करने के लिए उसे फिल्टर पेपर की तहों के दरमियान रखें, थोड़ा सा प्रेस करें, सॉल्वेंट एब्सॉर्ब हो जाएगा, क्रिस्टल ड्राई हो। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि इसका एक डिसएडवांटेज भी, इस तरीके से ड्राइंग का डिसएडवांटेज वो क्या? नंबर एक, जब आप फोल्ड्स और फिल्टर पेपर के दरमियान रख के क्रिस्टल्स को प्रेस करेंगे, ये सोच के अच्छी तरह खुश्क हो जाए, तो दे विल बी क्रश्ड। अगर नरमो नाजुक से क्रिस्टल ले आप उन्हें प्रेस करेंगे तो आपको उसका कीमा बना दें और शाम को आलू कीमा बना दें, वो क्रश हो जाएंगे। तो मकसद एक अंदेशा ये है कि क्रिस्टल्स में भी क्रश बाय प्रेस बिटवीन द फोल्ड्स। दूसरा, fibers of paper may contaminate crystal। कागज की बुने छोटे छोटे फाइबर रेशे वो क्रिस्टल्स को आलूदा करते, वो उसके साथ चिपक जाते। ऐसे ही टिश्यू पेपर से आप अगर बहुत रगड़ के मुंह साफ करें तो बार टिश्यू पेपर के छोटे छोटे दर्रे, पार्टिकल्स, फाइबर्स होते रहते हैं। तो क्रिस्टल्स के साथ भी पेपर जो है उसकी फाइबर्स उसे कंटेमिनेट कर सकते। फिर क्या करें? फिर दूसरा तरीका देखिए, बाय यूजिंग एन ओवन। अगर सॉल्वेंट ऐसा हो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई ना हो, जैसे पानी है, अल्कोहल है, ईथर है, तो उसका एक आसान तरीका यह है कि तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिस्टल्स को ओवन में रखें। फायदा ये होगा कि सॉल्वेंट एवापोरेट हो जाएगा और क्रिस्टल्स ड्राई हो। सुनने में ये बड़ा आसान काम है कि ओवन में रख दिया, सॉल्वेंट उड़ गया, क्रिस्टल्स ड्राई हो। लेकिन इसमें भी एक अंदेशा है, एक ड्रॉबैक। अंदेशा ये है, अगर क्रिस्टल्स
ऐसे सॉलिड के हो जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है और आप ओवन में रखते हैं ड्राई होने के लिए, तो वो सॉलिड मेल्ट कर या वो सॉलिड डिकम्पोज कर। तो ओवन में रखने से क्रिस्टल्स ड्राई हो जाते हैं, लेकिन उसमें रिस्क है कि क्रिस्टल्स में डिकम्पोज आर द सॉलिड में मेल्ट। सबसे अच्छा तरीका अगर कभी पूछा जाए which one of the following is most reliable method of drying a picture, तो ये है by using vacuum desiccator। वैक्यूम डेसिकेटर ये apparatus जो है तो वैक्यूम डेसिकेटर कहते हैं। शीशे का बना होता है हॉट पॉट नुमा, इसके ऊपर ये ढकना है, इसके साथ वैक्यूम पंप अटैच किया जा सकता है। एक वॉश ग्लास के अंदर या चाइना जिसके अंदर क्रिस्टल्स का इसके अंदर रखते, यहाँ एक जाली लगी होती है, इसके ऊपर रखते नीचे इस वैक्यूम डेसिकेटर में नीचे जहाँ ड्राइंग एजेंट्स लाइक P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह, सिलिका जेल हो सकती है, ये बड़े अच्छे ड्राइंग एजेंट हैं। कोई सॉलिड ड्राइंग एजेंट क्रिस्टल्स यहाँ पर है, ड्राइंग एजेंट यहाँ पर है, इसके ऊपर हमने एयर टाइट ये घटना है वो रख दिया और इसके साथ वैक्यूम पंप अटैच। वैक्यूम पंप के जरिए इस apparatus में हवा निकाल, सक्शन पंप है, मोटर है जो इसमें से हवा निकाल और इसको यहाँ से बंद करके रख 2-3 दिन पड़ेगा। जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट करेगा। वैक्यूम पंप का फायदा ये है कि वैक्यूम पंप एक तो यहाँ से एयर को रिमूव कर देगा, उस एयर के रिमूव करने से इन क्रिस्टल्स के कंटेमिनेट होने का अंदेशा कम होगा। और दूसरे जब यहाँ पे वैक्यूम होता है तो इवेपोरेशन तेज हो जाता है, तो इसमें से सॉल्वेंट इवेपोरेट करेगा और ये जो ड्राइंग एजेंट है वो सॉल्वेंट के वेपर्स को साथ साथ एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्रिस्टल्स यहाँ रखे ना आप ये गर्म कर रहे हैं, ना आप ये प्रेस कर रहे हैं, ना पेपर से प्रेस कर रहे हैं, ये खुद बहुत सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहा है और वो वेपर्स में ड्राइंग एजेंट एब्जॉर्ब। Crystals are placed in a vacuum desiccator containing some drying agent like P2O5 calcium। तो ये क्रिस्टल यहाँ रखे खुद ब खुद ड्राई हो जाए। अभी आपके जहन में आए, आमतौर पे नहीं आता, जहन होगा तो आएगा, लेकिन अगर कभी पुराना खासा जहन में आए क्योंकि इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही चाइना डिश में डाल के टेबल पे रखते हैं, 1-2 दिन में खुद ही खुशबू के सामने होता है। उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप ओपन एयर में रखते हैं राइट, तो हवा में मौजूद मुख्तलिफ गैसेस इन क्रिस्टल से टकराती रहेंगी और उन्हें कंटेमिनेट कर देंगे। अगर ओपन एटमॉस्फेयर वैक्यूम डेसिकेटर का फायदा ये है हवा को आपने रिमूव कर, इसलिए इनकी कंटेमिनेशन का चांस कम, सॉल्वेंट इवेपोरेट करेगा और ये ड्राइंग एजेंट सॉल्वेंट के ऊपर से पकड़ते रहेंगे, ना इसमें क्रश होने का अंदेशा है, ना मेल्ट होने का खतरा है, ना कंटेमिनेशन का अंदेशा है, इसलिए ये मोस्ट रिलायबल है। अब आप क्रिस्टल्स ट्राई कर चुके हैं, अगर जो सैंपल है एसिड और उसके आपने क्रिस्टल बनाए हैं प्योर बेंजोइक एसिड, प्योर व्हाइट और ये वाकई व्हाइट क्रिस्टल हासिल, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल प्योर है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो क्रिस्टल्स फर्स्ट तरह व्हाइट होने चाहिए और वो व्हाइट की बजाय पेल या लोपियल ग्रीन या किसी और कलर, तो इसका मतलब है अभी उसमें कुछ कलर इम्प्योरिटीज हो, या यूं कहिए कि जिस कलर के होने चाहिए क्रिस्टल उस कलर के नहीं।
ये भी कलर इम्प्योरिटीज। उसके लिए हमें डीकलराइजेशन का मसला करना पड़ेगा। हाउ टू डीकलराइज, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम टॉपिक है। हाउ टू डीकलराइज, is very often asked in the examinations. Right method to decolorize crystal, how to decolorize crystal, इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर जो सैंपल है आपको ये मालूम हो कि इस सैंपल के क्रिस्टल प्योर वाइट होना चाहिए और वो प्योर वाइट के अलावा कोई भी कलर रखते हैं तो इट मींस दे कंटेन सम इम्प्योरिटी। उन इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव किया जाता है? आप सॉल्वेंट में, वही सॉल्वेंट जो पहले स्टेप में आपने यूज किया, सॉल्वेंट में उसमें कलर्ड क्रिस्टल्स हैं जिनको डीकलराइज क्रिस्टल डीकलराइज करना होता है। एनिमल चार्कोल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बड़ी अहम चीज है एनिमल चारकोल, कार्बन की एक शक्ल, कोयला, कार्बन क्यों कार्बन चारकोल। एनिमल चारकोल बड़ी बड़ी पार्टिकल्स की शक्ल में होता है। क्रिस्टल डाल दिए, सॉल्वेंट डाल दिया, एनिमल चारकोल, इसको गर्म करें। आपने पढ़ा था कि सॉल्वेंट के अंदर अगर सैंपल डाल के गर्म करें तो सैंपल डिसॉल्व, ये क्रिस्टल डिसॉल्व होंगे तो इसमें जो इम्प्योरिटीज मौजूद है वो भी डिसॉल्व हो जाएंगी। एनिमल चारकोल की एक खूबी है कि वो कलर इम्प्योरिटीज को एडसॉर्ब कर लेता है। ये लफ्ज बड़ा अहम है, एडसॉर्ब। पहले पे ध्यान देना, एडसॉर्ब नहीं है, एडसॉर्ब। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस के ऊपर कोई चीज अटैच। एनिमल चारकोल के ऊपर कलर्ड इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सैंपल हल हो चुका है, कलर्ड इम्प्योरिटीज इस एनिमल चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी। एनिमल चारकोल याद रखिए हम अपनी बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं, गरम गरम सॉल्यूशन को फिल्टर करने मूशन सिवर या सिंगल क्लास एनिमल चारकोल यहाँ रह जाएगा और फिल्ट्रेट नीचे चला जाएगा। कलर इम्प्योरिटीज जो है एनिमल चारकोल के ऊपर एडसॉर्ब हो जाएगी। कार्बन चारकोल जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रेजिड्यू के तौर पर रहेगा, उसने कलर इम्प्योरिटीज को एडसॉर्ब कर लिया हुआ। जो सैंपल है वो डिसॉल्व होकर यहाँ पे इम्प्योरिटीज जहाँ रह रहे हैं चारकोल। अब इस फिल्ट्रेट को पहले की तरह, जैसे आज के लेक्चर के शुरू में हमने कहा था, मॉडरेट रेट और दोबारा से उसको कूल करने के क्रिस्टल्स हासिल होंगे और ये डीकलराइज्ड क्रिस्टल होंगे। कलर कलर क्या वो एनिमल चारकोल में एब्जॉर्ब करते हैं। तो देख लीजिए सॉल्वेंट इज एडेड, सॉल्वेंट इज एडेड to the crystal and animal charcoal in a beaker. Beakers में भी कोई और भी apparatus भी आप ले सकते हैं इसी कंटेनर के अंदर। On heating, crystals dissolve. ये dissolve हो जाएंगे solvent. Colored impurities are absorbed by animal charcoal. Color कोई animal charcoal absorb कर लेगी. It is filtered, filtration करेंगे
And filtrate is cooled at a moderate rate to get medium size decolorized crystal. जब भी ये टॉपिक कभी पढ़ाया है, आमतौर पे क्लास में पढ़ाया है, अगर 40 की क्लास हो तो कोई 1, 2, 4 स्टूडेंट ये जरूर पूछते हैं, सर आपने जब ये पहली दफा क्रिस्टल हासिल किए थे उसी वक्त ही एनिमल चारकोल डाल दिया, आखिर में जाकर ये सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ा। तो ये करना ही सिर्फ उस वक्त है अगर डीकलराइज क्रिस्टल हासिल करने हो या यूं करिए क्रिस्टल कलर हासिल होंगे तो हम ये प्रोसेस करेंगे। अगर वैसे ही व्हाइट प्योर क्रिस्टल हासिल हो रही हो तो फिर इसके करने का कोई फायदा नहीं। यानी इससे मात्र तकदम के तौर पर ये नहीं करते, ये पता ही उस वक्त चलता है जब आप क्रिस्टल हासिल कर लेते हैं कि ये प्योर या कलर। तो ये हर दफा करने की जरूरत नहीं होती कि सिर्फ उसी वक्त करना है। अगर कलर क्रिस्टल हो और आपको मालूम हो कि इस कंपाउंड के इस कलर क्रिस्टल नहीं है तो ये हर दफा, इसीलिए ये आखिर में बताया गया है कि ये हर दफा नहीं करना, ये जरूरतन या मजबूरी के तहत। इस तरीके से आप प्योर डीकलराइज क्रिस्टल हासिल कर सकते हैं। इस बात का बहुत कम इम्कान है कि पेपर में सारा प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन का आपसे, इसलिए गवर्नमेंट अगर सारा पूछेंगे तो मे भी 8 नंबर का क्वेश्चन बना। लेकिन आजकल मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के या एक्सटेंसिव में भी एक पार्ट 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, इसलिए कोई एक है। अगर मुझे कोई पूछे तो जी इसमें से इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंस के लिहाज से कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा अहम है, तो शायद सबसे हम डीकलराइजेशन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू ड्राइव, थर्ड characteristics of solvent used for crystallization, and some short question like second form of crystal, disadvantages of large size crystal, how to avoid premature crystallization। इस तरह के भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एमसीक्यू में एनिमल चारकोल के बारे में पूछा जा सकता है, ड्राइव एजेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, और बुक की एक्सरसाइज में जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें इस तरह की चीजें पूछी गई हैं कि एनिमल चारकोल कलर इम्प्योरिटीज क्या करते हैं, एब्सॉर्ब। दिस इज और प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कल के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि जितने स्टेप्स आपने पढ़े इन सबको एक डायग्राम में, एक सीक्वेंस में, एक फिगर में समझ दिया जाए ताकि एट ए ग्लांस पूरे प्रोसेस को आप देख सकें। कल आप ये सोच के आएंगे, पूछ भी सकते हैं लेकिन इस तरह से सोचे कि इस सारे प्रोसेस में इम्प्योरिटीज किस स्टेप पे रिमूव की गई है। मकसद था प्यूरिफिकेशन। कहाँ प्यूरिफिकेशन, इम्प्योरिटीज किधर गई? अगर कभी हाई मुश्किल क्वेश्चन बनाना हो, सो कॉल्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना हो, तो आपसे पूछा जाए कि indicate, mention, explain how impurities are removed in crystallization, in which step different type of impurities are removed, कहाँ कहाँ वो रिमूव हुई है, कैसे रिमूव हुई, ये सारे प्रोसेस में हमने पढ़ा है, बार बार बताया, लेकिन आपने इस पे आज गौर करना है। इम्प्योरिटीज गई किधर, कल जो डायग्राम बना वो इम्प्योरिटीज कहाँ गई, कल ही हम कोशिश करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन
which is another very important topic. Both are. Thank you.